8 बज चुके हैं व्यूअर्स। इसका मतलब यह है कि देश भर में जितने काउंटिंग सेंटर्स हैं वहां पर गिनती शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट सबसे पहले खोले जा रहे हैं। पोस्टल बैलेट्स जो सरकारी कर्मचारी इधर उधर काम करते हैं, जो अपने स्टेशन पर नहीं होते, वोट नहीं दे सकते, वो अपना वोट जहां है वहां डालते हैं, वो फिर वहां से पोस्ट के जरिए लाया जाता है। तो वो पोस्टल बैलेट खोले जाएंगे। ईवीएम्स पर भी देखिएगा आप, ईवीएम्स की चेकिंग शुरू हो गई है। सबके सामने जो है ईवीएम मशीनें सील खोली जा रही है। उसके बाद ईवीएम मशीनें की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। 8 बज चुके हैं, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पहला ट्रेंड कभी भी आएगा आपकी स्क्रीन पर। पहला एक जो नतीजा है वो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। सूरत का नतीजा जो बीजेपी के पक्ष में निर्विरोध बीजेपी के प्रत्याशी जीते गए थे, वो एक आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से ये ईवीएम मशीन खुल रही है लोगों के सामने, ये सबूत है इस बात का कि ईवीएम में गड़बड़ नहीं की जा सकती है। और इस बात को जो कह रहे हैं वो भी अच्छी तरह जानते हैं। जाली के उस पार जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, ये हर एक कैंडिडेट के एजेंट्स की मौजूदगी है। उन्हें ये ईवीएम दिखाया जा रहा है, उनके सामने ही ईवीएम को बॉक्स में से निकाला गया है, उनके सामने ही डबल लेयर ऑफ सील खोली गई है। अब इसके बाद भी अगर कोई शंका करता है तो जनता नतीजा तो सुना ही चुकी है। नतीजा अब सबके सामने होगा। 8:01 का वक्त हो रहा है और पहला रुझान आप बहुत जल्द इंडिया टीवी के इस टेलीस्क्रीन पर आप देखने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ऊपर जहां 543 का आंकड़ा लिखा हुआ है, एक सूरत की सीट जो पहले से ही एनडीए के खाते में है। और जहां जहां इस वक्त आप शून्य देख रहे हैं, बड़ी तेजी से यहां पर नतीजे आपको दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि ईवीएम में मात्र 20 सेकेंड के अंदर नतीजा सामने होता है। या बिल्कुल काउंटिंग है, शायद पंजाब का कोई काउंटिंग सेंटर है, वहां की तस्वीर आपके सामने। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी आ चुके हैं। त्रिपाठी जी, आपका बहुत स्वागत। गिनती शुरू हो चुकी है, अब रुझान आए उससे पहले जल्दी से आपको अपनी बात कहनी पड़ेगी। आज तो ऐसे ही चलेगा दिन भर। नहीं, मुझे लगता है कि अब तो बात क्या कहनी है। कहते हैं ना कि कई बार काम बोलता है, आज लोगों का जनादेश बोलेगा। तो हम लोगों को तो सिर्फ ये बोलना है कि जो चीज़ें होती रही हैं वो क्यों होती रही हैं। और कम से कम आज मुझे लगता है दुनिया इस बात को देख रही है कि एक 140 करोड़ का देश, 100 करोड़ मतदाता, 65 करोड़ वोट देते हैं। और इस शानदार देखिए, मैंने कहा था जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा। नागपुर से पहला ट्रेंड, नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं अपनी सीट पर। नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं और बीड से महाराष्ट्र की पंकजा मुंडे भी आगे चल रही है। जी, गोरखपुर से रवि किशन का भी ट्रेंड आ गया। भी अभी ट्रेंड्स आ रहे हैं, ये स्वाभाविक वाले ट्रेंड है। ये सारे माने जा रहे थे कि ये तो कोई इसमें संदेह है नहीं, चाहे नितिन गडकरी हो, रवि किशन हो या पंकजा मुंडे। आप वाराणसी से मोदी आगे चल रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। इसमें तो देखिए कह सकते हैं। 8 रुझान व्यूअर्स, और 8 रुझान शुरुआती वो एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं। हमने आपको दिखाया गोरखपुर से, महाराष्ट्र से ट्रेंड है, नागपुर से नितिन गडकरी है, वो अपनी सीट पर आगे इस पर लीड कर रहे हैं। इनके अलावा पंकजा मुंडे लीड कर रही है। 9 ट्रेंड्स अब हो चुके हैं जहां पर एनडीए लीड कर रहा है। तो ऊपर आप जहां देखेंगे वो गठबंधन है। एनडीए को 9 रुझान, शुरुआती 9 रुझान में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप जरा दाएं और बाएं की तरफ भी नजर रखिएगा। महाराष्ट्र की 3 सीटों पर रुझान आ चुका है। 3 सीट बीजेपी के पास। पश्चिम बंगाल की 2 सीटों का रुझान आ रहा है और बिहार की 1 सीट का रुझान आ चुका है, जहां 1 सीट जेडीयू के पास जाती दिखाई दे रही है। नवसारी से सीआर पाटिल आगे दिखाई दे रहे हैं। एनडीए की ऊपर टैली पर जरा गौर करिए, जहां 11 सीट एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही है और बीजेपी 10 सीटों पर लीड कर रही है। जरा नीचे पार्टी वाइज जो हम आपको सिचुएशन बता रहे हैं उस पर। अमरावती से नवनीत राणा, राजनांदगांव से भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल लीड कर रहे हैं, ये भी खबर है। नवनीत राणा लीड कर रही है। लल्लन सिंह बिहार से अपनी सीट पर, वो भी आगे लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 13 ट्रेंड्स एनडीए के पक्ष में जाते हुए दिखाई दिए अभी तक। 1 ट्रेंड इंडिया गठबंधन का, वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया है। 13-1 का मुकाबला, बहुत शुरुआती, बिल्कुल अभी 8:04 है। अभी शुरुआती रुझान आना शुरू हो चुके हैं। नोएडा का भी ट्रेंड आ गया, जहां बैठे हैं महेश शर्मा, यहां से लीड कर रहे हैं। अमरावती से नवनीत राणा आगे चल रही हैं। राजनांदगांव से भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर नोएडा की बात करें, महेश शर्मा इस वक्त आगे चल रहे हैं। 15 सीटों के रुझान आए हैं, जिसमें एनडीए के पास 13, इंडिया अलायंस के पास 1 अदर्स के पास, और बीजेपी इस वक्त लीडिंग पार्टी दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में 4 सीटों के रुझान आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 3 सीटों के रुझान आ चुके हैं। इधर पश्चिम बंगाल में 2 सीटों के रुझान, हालांकि ये अभी क्लियर नहीं हुआ है इन 2 सीटों पर कौन आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र से शुरुआती ट्रेंड, समीर जी।
नहीं, मुझे लग रहा है कि एक अच्छी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी रविंद्र भाटी आगे बाड़मेर से, पहले इसकी बात कर लीजिए। रविंद्र भाटी बाड़मेर से निर्दलीय रहेंगे बाड़मेर से। जिस तरह से उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता था शिव से, उन्हें कहा जा रहा था कि बहुत अच्छे उम्मीदवार है और युवा वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ था। मुझे लग रहा है ये अभी शुरुआती रुझान है, कांग्रेस वहां टक्कर देगी। भारतीय जनता पार्टी जो मंत्री वहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो तीसरे नंबर पर जाएंगे। मतलब चुनाव जो होने वाला है वो बाड़मेर भाटी और कांग्रेस के बीच होने वाला है। कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर जाएंगे वहां। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत भी आगे चले। मुझे जानते किसने इंटरेस्टिंग ये भी है कि अकेली ये सीट थी जिसने राजस्थान में बीजेपी के प्रोस्पेक्ट को कमजोर दिखाना शुरू किया। भाजपा क्यों नहीं मैनेज कर पाई? कौन सा बड़ा नेता था जिसकी वजह से इसको विधानसभा नहीं मिला? पहले छात्र संघ नहीं मिला, फिर विधानसभा नहीं मिला, फिर लोकसभा नहीं मिला। मैनपुरी से डिंपल यादव आगे, पुरी से बीजेपी के संबित पात्रा आगे, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत वो लीड कर रहे हैं। डिंपल यादव मैनपुरी में आगे चल रही है। बीजेपी ने बड़ी ताकत झोंकी हुई है, लेकिन मैनपुरी को फिर भी अभी अखिलेश यादव के लिए एक सुरक्षित सीट माना जा रहा था। संबित पात्रा अपनी सीट पर, रामपुर से घनश्याम लोधी आगे हो गए हैं। ये भी आपको हम ट्रेंड्स दे रहे हैं। टोटल ट्रेंड्स 22 व्यूअर्स, 18 एनडीए के पक्ष में, 19 हो गया, आप 3 इंडिया गठबंधन के पक्ष में और 1 अदर्स के पक्ष में। राजस्थान में बड़ी रुचि है संजीव जी सबकी। अभी हमने बाड़मेर में रविंद्र भाटी को आगे दिखाया शुरुआती ट्रेंड में। आपने कहा था जाने किसने ये जीते ना जीते बीजेपी को हराएंगे। नहीं, मतलब एक्चुअली जो ये कह रहे थे अभी समीर की कंटेस्ट वहाँ कांग्रेस और भाटी के बीच में, मुझे लगता है अल्टीमेटली कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा। भाटी बहुत अच्छा माहौल बना पाएंगे, सब कर पाएंगे, लेकिन एक पार्टी का जो बैकअप होता है वो लोकसभा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राजस्थान को लेकर बहुत चर्चाएं हैं कि मुश्किल चुनाव है, कर दिया है कांग्रेस ने। अब हमेशा ऐसे लगता है, लेकिन राजस्थान मेरे हिसाब से वन वे जाता है। 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने कैंडिडेट के सिलेक्शन में गड़बड़ की। अगर वहाँ कैंडिडेट ठीक से सेलेक्ट करते तो शायद ये प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, क्योंकि अभी अभी तो राजस्थान ने लैंडस्लाइड विक्ट्री विधानसभा में बीजेपी को दी है। तो राजस्थान के लोग बीजेपी से नाराज़ हों, राजस्थान के लोग मोदी से नाराज़ हों, ये संभव नहीं है। और ये कोई कहे कि वसुंधरा राजे ने को ना बनाने से लोग नाराज़ हो, ये सब पॉसिबल नहीं है। अब मुझे लगता है कि कैंडिडेट सिलेक्शन में इस बार चूक हुई है। 3 सीटें कम से कम ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी ने गलती की। 543 सीटों में से 29 सीटों का रुझान इस वक्त आ चुका है। एनडीए 22 सीटों पर आगे, इंडिया अलायंस 5 सीटों पर आगे चल रही है। चुरू से कांग्रेस के राहुल कस्वा आगे चल रहे हैं। बीजेपी ने टिकट नहीं दी, कांग्रेस में चलेगा, इस वक्त वो आगे चल रहे हैं। ये वो एक सीट है जहां मुझे लगता है कि बहुत गलती की इन्होंने कस्बा को टिकट ना। 2 यही सीटें हैं, एक बाड़मेर जैसलमेर की सीट और एक चुरू की। बाड़मेर, चुरू, 4 सीट नागौर, खराब दौसा, कर टोंक, करौली की सीट। पूरा शेखावटी का इक्वेशन बदल दिया। एक सीट ने राहुल गांधी के रुझान नहीं आ रहे सर, वायनाड का भी नहीं, रायबरेली का भी नहीं। अमेठी का आ गया, स्मृति ईरानी लीड कर रही है। स्मृति ईरानी एंड तक लीड पे रहेंगी कि नहीं रहेंगी, आप ही बोलिए समीर जी। नहीं, मुझे लग रहा है स्मृति ईरानी अमेठी आराम से जीतेगी। कहा जा रहा था कि चुनौती दी गई, लेकिन मुझे लगता है जिस हिसाब से स्मृति ईरानी ने काम किया, योगी मोदी का नाम है, स्मृति ईरानी बहुत अच्छे मार्जिन से अमेठी से जीतने जा रही है। बेंगलुरु दक्षिण से तेजस्वी सूर्या आगे चल रहे हैं। थोड़ी देर पहले उनकी तस्वीर आई, बड़ा उन्होंने एक वस्त्र पहन रखा था और मेडिटेशन कर रहे थे। तेजस्वी सूर्या आगे चल रहे हैं। नागौर की बात कर ले, हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे हैं। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, इससे लेकर कोई डाउट पहले भी नहीं था। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं। अगर विदिशा की बात करें सर, इसमें तो कोई शक था ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ये ऐसी सीटें हैं जो पक्की हैं। विदिशा से बीजेपी किसी को भी लड़ाए वो जीतना निश्चित ही है। सर दिल्ली में लेकिन मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार को लेकर बड़ी चर्चा थी। नहीं, मनोज तिवारी आई थिंक फार हेड है। कन्हैया कुमार जब बिहार में नहीं जीत सके तो दिल्ली में कैसे जीतेंगे? नहीं, मुझे लगता है 3 लाख, कम से कम 3 लाख से अंतर से जीतेंगे मनोज तिवारी। कोई इसमें मतलब कन्हैया कुमार इज नो कैंडिडेट। बहुत सेफ सीट है। मैं आपको कन्हैया कुमार के अंदर की बात बता जी जी जी। वो आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता को मिलने गए और कहा कि आप मदद चाहिए, तो उन्होंने पूछा आप कांग्रेस के कैंडिडेट हैं? तो उन्होंने कहा साहब कांग्रेस से तो कोई बाहर ही नहीं निकल रहा, ना संगठन है, ना पैसे हैं, ना कुछ है, आप कुछ मदद कर दे तो अच्छा होगा। तो सूली पे चढ़ा दिया गया। उनसे मदद मांग रहे थे जिनके नेता जेल में। अरविंद केजरीवाल जी गए तो थे प्रचार करने के लिए। गए थे। बिल्कुल। नागौर से हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे हैं। इस वक्त विदिशा से शिवराज सिंह चौहान नीचे। बीजेपी की टैली देखिए, 28 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है। महाराष्ट्र में 4 सीटों का रुझान आया है और चारों सीट पर बीजेपी आगे लीड करते हुए दिखाई दे रही है। और पश्चिम बंगाल में 3 पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से, पीयूष गोयल एक सेफ सीट दी गई थी, पीयूष गोयल को लीड कर रहे हैं। पीयूष गोयल, समीर जी। बिल्कुल, तो मुंबई के सबसे सुरक्षित सीटों में से, वहां से गोपाल शेट्टी सांसद हुआ करते थे, तो सबसे सेफ सीटें वहां से आराम से जीतेंगे। कन्नौज से अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं, मथुरा से हेमा मालिनी
नहीं, अब कन्नौज भी आ गया मैनपुरी के साथ साथ। देखिए एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, और अगर इतना एक्सपेक्टेड लाइंस पे है तो जो सर्वे है, जो अभी भावेश आएंगे तो खुश होते हुए 401 आएंगे वाला। तो लगभग उस तरफ ये जाता हुआ दिख रहा है। अभी हालांकि बहुत शुरुआती है, पोस्टल अभी बैलेट्स होंगे, postal लेकिन ballots जिसको ही कहते हैं ना कि इंडिकेशन जो होता है, बहुत इसमें आप शुरुआती देखें है। तो सर, बहुत लोग ही ये बहुत जरूर शुरुआती। पूछते हैं कि अगर ये ऐसा ही है जैसा एग्जिट पोल ने बताया चुनाव है, तो कितने बजे तक हमें पता चल जाएगा सब कुछ? मुझे लगता है कि 12:30-1 बजे तक सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। इससे ज्यादा नहीं। तो व्यूअर्स देखिए, तो आपकी हमारी मेहनत 12:30-1 बजे तक तो ऐसे लगातार चलती रहेगी। अभी रत्नागिरी से नारायण राणे में आपको जो भी सीट वाइज जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो हम आपको साथ साथ बताते जा रहे हैं। टैली पर आप नजर रखिएगा, 46 ट्रेंड्स हैं, 34 पर मोदी की फोटो के आगे 35 दिखाई दे रहा है आपको, 9 पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, 3 पर अन्य। गाजियाबाद से बीजेपी के अतुल गर्ग, चुरू से कांग्रेस के राहुल कस्बा। हमने राजस्थान की बहुत चर्चा की, राजस्थान की बहुत सीटों के ट्रेंड्स शुरुआत में अचानक आए हैं। हैदराबाद से ओवैसी साहब, वो आगे लीड कर रहे हैं, उनको बड़ी टक्कर दे रही है इस वक्त बीजेपी की कैंडिडेट जो है, और देखना होगा वहां कोई अपसेट होगा कि नहीं होगा। माधवी लता कुछ अपसेट कर पाएंगे या नहीं? बहुत स्ट्रांग सीट है जो AIMIM की, बहुत स्ट्रांग सीट है और बहुत सालों से वो जीतते आए हैं, इनके परिवार के लोग भी जीतते आए हैं। तो मुझे लगता है कि माधवी लता बहुत अच्छा चुनाव जरूर लड़ रही हैं। और इस बार दोनों आपकी अदालत में आए। हाँ, दोनों आए थे। देखिए, ओवैसी जब भी आते हैं तो उनकी बहुत रेटिंग होती है, बहुत लोग देखते हैं, बड़े इफेक्टिव होती है। तो माधवी लता मेरे लिए खुद एक सरप्राइज पैकेज था, बट जैसा वो बोली है, जिस तरह से जवाब दिए हैं, और जितने लोगों ने उनको देखा है, तो वो रातों रात नेशनल लीडर बन गई है। वो चुनाव जीते नहीं जीते, लेकिन मुझे लगता है कि वो पार्लियामेंट में होंगी। अगर लोकसभा हारी तो वो राज्यसभा के जरिए जरूर पार्लियामेंट में आएंगी, और वो बीजेपी के लिए साउथ में अन्नामलाई की तरह एक बड़ी इफेक्टिव लीडर साबित हो। सर, कहते हैं ये मोदी जी की हैंडपिक लीडर है, वैसा ये बात सही है? अब ये तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन यह है कि अब मोदी जी का अगर आप पूरा कैरेक्टर देखें ना, तो सही लोगों को सही वक्त पर पकड़ना, ये कमाल की क्वालिटी है। किसको कौन सा काम देना, इसकी समझ उनकी कमाल की है। चाहे वो अफसर हो, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, चाहे वो कैबिनेट हो, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड में कहूँगा। जैसे रेखा पात्रा को टिकट दे दिया, संदेश खाली पीड़िता को, ये मोदी जी का कॉल था कि इसको चुनाव लड़वाओ, संदेश खाली महिला को। एक और ट्रेंड आपको बता दें, दिल्ली का ट्रेंड, जहां दिल्ली की 7 सीट पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। प्रवीण खंडेलवाल चांदनी चौक से आगे चल रहे हैं, बांसुरी स्वराज नई दिल्ली सीट से आगे चल रही हैं। दिल्ली की 7 सीट पर जो रुझान है वो बीजेपी के लिए उत्साहवर्धक है, और यही बात कही जा रही थी राहुल जी, दिल्ली की 7 सीट बीजेपी जीत बिल्कुल, सकती है। एक जो ट्रेंड्स आए थे उसमें भी यही कहा जा रहा था कि सिर्फ चांदनी चौक की एक सीट है, जो कि अब आप दिखा रहे कि आगे चल रहे हैं, उसमें जो है खंडेलवाल, वही एक सीट थी जिसको लेकर जो एग्जिट पोल है उसमें संशय है। बाकी सीटों पे तो वैसे भी कोई खास संशय आप देखेंगे जहां जहां मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है, चाहे वो चांदनी चौक हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो मैनपुरी हो, उसके बारे में पहले ही कह देते भाई ये तो बीजेपी नहीं जीत पाएगी। संबलपुर से आप धर्मेंद्र प्रधान आगे, और संबल से समाजवादी पार्टी जो है वो इस वक्त लीड करी है। सारण से लालू यादव की बेटी पीछे चल रही है, ये बड़ी खबर है। लालू यादव की 2 बेटियां चुनाव लड़ रही है, मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से, और सारण से उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही है, वो अपने चुनाव में पीछे चल रही है। हर्षवर्धन जी, सौरभ जी, ये भी बड़ा रोचक हो जाएगा कि रूडी जी माँ बेटी दोनों को हरा देंगे अगर ये हरा देते हैं तो। पहले वो राबड़ी देवी को हरा चुके हैं सारण से, और एक जो कहते हैं ना, कई बार हम लोग मान लेते हैं कि अच्छा कोई आ गया बड़े परिवार का, तो अब रोहिणी आचार्य का क्या पॉलिटिकल कैपिटल है, क्यों आ गई वो, लेकिन वो लड़ गई तो सबने कहा कि नहीं, कैपिटल खड़ा है पीछे, लालू जी खड़े हैं पीछे। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि हम मान लेते हैं कि नहीं ये तो बहुत अच्छा करेंगे। सारण में राजीव प्रताप रूडी की जमीन बहुत मजबूत है, मुझे नहीं लगता कि रोहिणी आचार्य को वहां कोई एज है। नहीं, वो राजीव प्रताप रूडी इलेक्शन लड़ना जानते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मीसा भारती भी पीछे, पाटलिपुत्र से मीसा भारती पीछे, रोहिणी आचार्य मीसा भारती दोनों इस वक्त ट्रेल कर रही है। और लालू प्रसाद जी तो बोल रहे थे कि मैं हार हार के थक गया हूँ। 2009 में पाटलिपुत्र से लालू प्रसाद यादव हारे थे, 2014 में उनकी बेटी हारी, 2019 में हारी, और बोले आप हरवाते कि उससे मेरे अनुमान से हरवाते हो मेरी बेटी को। बोले रामकृपाल उनका बहुत ही खास नहीं, और वो नाराजगी इतनी थी कि रामकृपाल के ऊपर हमला हो गया, जानलेवा हमला हुआ, और ये भी दिखाता है कि आपको पहले से ही लगने लगता है कि आपकी जमीन खिसक रही है, आपके लोग चले गए, तभी इस तरह की चीजें होती है। काराकाट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त आगे चल रहे हैं, और काराकाट एक ऐसी सीट थी जिसे लेकर कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा ये कहा जा रहा था कि आरजेडी ने बड़ा अच्छा कैंडिडेट दिया। समीर जी,
वहां पर निर्दलीय भी कैंडिडेट खड़ा किया है, पवन सिंह जो गायक है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पहले आसनसोल से टिकट दिया था, वो लड़े नहीं, वो निर्दलीय वहां खड़े हो गए। सो कहा जा रहा है कि वो चुनौती देंगे। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया, उनका भी वहां मजबूत ग्राउंड कैंडिडेट है, उपेंद्र कुशवाहा भी इलेक्शन लड़ना जानते हैं और जाति का सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। हमारे पैनल में किसी ने ये खबर भी दी थी कि उन्होंने ये कहा था कि मैं बैठ जाऊंगा, निर्दलीय वो खड़े थे पवन सिंह, लेकिन पहले मनोज तिवारी का टिकट काटो दिल्ली के अंदर। तो बात झगड़ा जो है भोजपुरी गायकों का चल रहा था। बहरहाल फैजाबाद से बीजेपी के लल्लू सिंह, फैजाबाद मतलब अयोध्या की सीट, लल्लू सिंह आगे चल रहे हैं। बिहार के बक्सर में बीजेपी लीड कर रही है। सुप्रिया सुले एक और बहुत हॉट सीट बारामती से, सुप्रिया सुले इस वक्त आगे चल रही है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार वो ट्रेल कर रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सीट है। ये बड़ी ऑब्वियस है। देखिए बारामती में शरद पवार का जो प्रभाव है, शरद पवार जिसको चाहेंगे वो जीतेगा, और सो सुप्रिया सुले उनकी बेटी है, वो डेफिनेटली। रायबरेली वायनाड दोनों सीट से राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा हूं, रायबरेली में भी राहुल गांधी आगे हैं, वायनाड में भी आगे हैं। बहुत चर्चा इस बात की होती थी कि कौन सी सीट वो अपने पास रखेंगे, पहले दोनों जीत लें। अभी वो दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी कोई कॉन्टेस्ट बना पाई या नहीं बना पाई, यह बड़ा सवाल है। हर्षवर्धन जी आपसे सवाल। नहीं, मुझे लगता है कि रायबरेली में हम लोग ये मान रहे थे, और निजी तौर पर मेरा भी ये मानना है कि वहां भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी थोड़ा चुनना चाहिए था ढंग का। आप जब तक राहुल गांधी जब चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको भी कोई सेलिब्रिटी कैंडिडेट, कोई बड़ा कैंडिडेट, और दूसरी मुश्किल ये कि वहां एक ठाकुरों का ही बड़ा वर्ग है जो दिनेश प्रताप सिंह को ठाकुर नहीं मानता है। वहां जो अखिलेश सिंह की विरासत, उनके पिता धुन्नी सिंह की विरासत, वो वाले लोग उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो ये भी एक बड़ी वजह रही। पार्टी के भीतर बहुत भीतरघात है। अदिति सिंह ने प्रचार तक नहीं किया उनके पक्ष में। रायबरेली और वायनाड सीट, रजत जी, अगर राहुल गांधी दोनों सीटें जीत जाते हैं, कौन सी छोड़ेंगे? अभी मुझे ये बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो सोशल मीडिया पर, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन बदली जा रही हैं, इसलिए हमारे वोट कम आ रहे हैं। जिस नंबर बताया गया था ईवीएम मशीन का वो भी नंबर नहीं है। तो ये बिल्कुल एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि उनके दिमाग अब कहाँ चल रहे हैं। उनको भी पता चल रहा है कि कौन आगे है कौन पीछे। नीचे पार्टी का ट्रेंड देखिए, 71 पर भाजपा, 6 पर कांग्रेस लीड कर रही है। 71 और 6 ये इस वक्त आप अनुमान लगाइए। 71 पर बीजेपी लीड कर रही है, 6 पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। ऊपर एनडीए में अगर आप देखेंगे 77 भाजपा, एनडीए 21 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। लखनऊ से राजनाथ सिंह की बड़ी ऑब्वियस सीट है उनकी, वो लीड कर रहे हैं। मुरादाबाद से सपा की रुचि वीरा वो आगे चल रही है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी जी, मुरादाबाद में बार-बार टिकट बदला था, हुआ क्योंकि टिकट बार-बार बदला था। और एक तरह से कहें तो यहां भी आजम खान सही साबित हो रहे हैं अगर वो आगे चल रही हैं तो, क्योंकि एसटी हसन को चाहते थे अखिलेश यादव, आजम खान के दबाव में रुचि वीरा को टिकट दिया गया। सिंबल ए फॉर्म, बी फॉर्म बहुत दिन तक चला। अगर रुचि वीरा जीतती हैं या आगे दिख रही हैं तो इसका मतलब है कि आजम खान की समझ अखिलेश यादव से इस सीट पर बेहतर। संजीव जी, रायबरेली वायनाड दोनों पर राहुल गांधी आगे, वैसे तो कोई आश्चर्य नहीं इसमें, प्रेडिक्टेबल था। लेकिन एक्चुअली अभी हमें बहुत एक्साइटेड इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि 8:30 तक तो सिर्फ पोस्टल बैलेट है, एंड पोस्टल बैलेट का बाय एंड लार्ज रुझान एक डायस्पोरा का या बाहर से वो यूजुअली प्रो बीजेपी होता है, क्योंकि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लेकिन डायस्पोरा। मैं इसमें एक थोड़ा सा असहमत हो रहा हूं आपसे। अभी क्या है, ये सारे के सारे लोग कौन से लोग हैं? नौकरी पेशा, ड्यूटी में लगने वाले, वो सरकार से नाराज दिखते हैं। कई बार होता है कि ये सारे लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो अलग वोट करते हैं। तो अगर वो कांग्रेस ने कहा कि पहले इसका रिजल्ट डिक्लेयर करो। एक बात ऐसी वैसे समझने की जो मुझे नहीं मालूम कि पोस्टल बैलेट का क्या रेशियो होता होगा टोटल बैलेट संख्या में। नहीं, वो तो 1% से भी कम है। कुछ नहीं, इररिलेवेंट होता है, इतना कोई असर नहीं होता। बस वो शुरुआती ट्रेंड में बस देखते हैं। आप 10 मिनट के बाद तो एक्साइटमेंट दिखाएंगे ना, 10 मिनट के बाद हो जाएगा पोस्टल बैलेट का काम। चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा दिखा नहीं ट्रेंड जो पोस्टल बैलेट में विपरीत दिख रहा हो। कुछ आपने कुछ नई खबर बताई? नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं सर, नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ पीछे चल रहा है। सारी सीटें पोस्टल बैलेट भी नकार रहे हैं, मतलब 9 सीटें में बीजेपी आगे चल रही है, नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं अभी। 543 सीटों का ट्रेंड, उनमें से 120 सीटों का ट्रेंड आ चुका है। 93 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, 25 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे चल रही है। जब तक मैं ये खबर आपको देती तब तक एनडीए का ट्रेंड 96 सीटों तक पहुंच चुका है। दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। पंजाब की 1 सीट का ट्रेंड आया है जिस पर बीजेपी 1 सीट पर आगे। आंध्रा के 2 ट्रेंड्स हैं, दोनों टीडीपी के पक्ष में है, वाईएसआरसीपी के पक्ष में एक भी ट्रेंड नहीं। राहुल जी, देखिए, ये तो माना ही जा रहा था कि वहां पर टीडीपी बहुत अच्छा करेगी। और अगर आप ट्रेंड्स वैसे भी देखेंगे तो जब से ये इंडिपेंडेंट, अगर आप आंध्र प्रदेश का जो ट्रेंड देखेंगे उसमें
टीडीपी और वाईएसआर के लगभग एक जैसे वोट परसेंटेज, 40% के आसपास दोनों रहते थे। ठीक है, दो इंटरेस्टिंग चीजें बता दूं। छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं, बदायूं से शिवपाल के बेटे आदित्य यादव वो पीछे चल रहे हैं। बदायूं से सपा का उम्मीदवार पिछड़ रहा है, अगर ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। समीर जी, बिल्कुल, मुझे लग रहा है 5 परिवार के लोगों को टिकट दिया तो माना जा रहा था कि बदायूं से शायद वो अच्छी फाइट देंगे, लेकिन ये शुरुआती रुझान है। मुझे लग रहा है यहाँ पर अखिलेश ने बहुत मेहनत की उनको जिताने के लिए बदायूं से, तो बाद में बदल सकता है, लेकिन इस बात की संभावना कम लग रही है। पहले पिताजी को टिकट दिया था इनके, शिवपाल जी को, उसके बाद बदल के इनको दिया। वहां धर्मेंद्र यादव को दिया, शिवपाल यादव को दिया, फिर आदित्य यादव को दिया। और समीर जी कह रहे, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, अखिलेश पत्नी की सीट पे मेहनत करेंगे, मैनपुरी पे, अपनी सीट पे मेहनत करेंगे, कन्नौज पे, आजमगढ़ में मेहनत करेंगे धर्मेंद्र पे, या फिर बदायूं में मेहनत करेंगे आदित्य यादव। 5 परिवार के लोगों ने कहा था, वाइफ ने कहा था कि मुझे जिताना है, भतीजे ने कहा कि भैया मुझे जिताना है, सब मतलब अखिलेश के ऊपर 5 सीटें। ट्रेंड्स में सेंचुरी पार हो गई एनडीए की, 113 ट्रेंड्स आगे जो है वो एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं। 33 रुझानों में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आगे दिख रहे हैं, अन्य 3 अभी नीचे जो पार्टियों की टेरी वो भी देखते रहे। पीछे चल रहा है राजगढ़ से। कौन? दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। हाँ, आश्चर्य है। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से काफी मेहनत की है, उन्होंने इमोशनल अपील की थी कि मेरा आखिरी चुनाव है और मैंने राजगढ़ के लिए इतना किया है, तो ये माना जा रहा था। और लगातार 2 बार जीत रहे थे जो राजगढ़ से बीजेपी के कैंडिडेट रोडमल नागर, उनके खिलाफ थोड़ी इंकम्बेंसी थी, लेकिन मोदी का वोट है। दिग्विजय सिंह भोपाल 2019 में आ रहे थे, इस बार अपने घर राजगढ़ से हारने की स्थिति में और फिलहाल पीछे चल रहे हैं। देखिए, वो खुद हारे या जीते, लेकिन वो हर चुनाव में ऐसा कुछ कर देते हैं कि कांग्रेस हार जाए।